सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक लम्हे के लिए जो कुछ भी अभी आपने सुना उसे अपनी याददाश्तों से महव कर दीजिए ताकि मैं आपको वहाँ ले जा सकूँ जहाँ ले जाने का मुतमन्नी मैं हूँ। कनाडा में एक सानिया पेश आया। एक बदबख्त ने एक पूरे मुस्लिम ख़ानदान को अपने ट्रक तले कुचल करके और उनको राही मुल्क अदम फरमा दिया। ज़ाहिर है ये वाक़या इतना अंदोनाक था, इतना खौफनाक था कि जिस पर हर दर्दमंद दिल रखने वाले इंसान को चीख उठना चाहिए था और ठीक वैसा ही हुआ। हमारे मसीहा, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस एक मामले पर लबकुशाई उन्होंने फरमाई, परेशान दिखाई दिए। लेकिन इमरान खान जब परेशान हो तो कौम को हैरान होना ही पड़ता है। मैं क्यों ये सब कुछ कह रहा हूँ, अब आ जाते हैं उस एक मुद्दे पर जहाँ मैं बात करना चाह रहा था। ये उस एक वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी अपनी मुमलिकत में मैं 500 दफ़ा कह चुका हूँ और अगले 5 लाख दफ़ा मज़ीद कहूँगा। PIA के वो सब चलाना शुरू कर दो भाई, PK8303। ये मैं उस सानहे की बात कर रहा हूँ जिसमें कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, शहर उरूसुल बिलाद में, पाकिस्तान का माशी हब, माशी इंजन, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने एक तैयारा, 100 अफराद इस तैयारे में अपनी जान से गए। ये वज़ीर आज़म यहीं इसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त साहब का मूड नहीं था वहां जाने का। उस वक्त हम कोरोना खेल रहे थे और कोरोना की पाबंदियों की वजह से सब लोगों को ममानियत कर दी गई थी कि आपने घरों से नहीं निकलना। लेकिन उस पाबंदी को जूते की नोक पर रख करके मेरे मसीहा नथिया गली चले गए। चेक करें, मेरा प्रोग्राम इस हवाले से मौजूद है रिकॉर्ड पर। चेक कीजिए कि इमरान खान उस वक्त नथिया गली में थे या नहीं थे। मैंने बारहा इस हवाले से PTI के MNAs, MPAs, PTI के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा जो जवाब मिला जाहिर है उसका जिक्र क्या करना, क्योंकि PTI के अपने लोग इस पर शदीद नाला हैं, कोई ऑन कैमरा कहे या ना कहे। एक फैमिली 4 अफराद की जान गई। यहां से जस्टिन ट्रूडो से इज़हारे यकजहती, इज़हारे ताज़ियत किया जा रहा था। वो जस्टिन ट्रूडो जो अब भी 55 रुपए वाला हेलीकॉप्टर उसे मुयस्सर नहीं, उसे इस किस्म के इन्वर्टेड कॉमास में कॉम्पिटेंट वज़रा मुयस्सर तो नहीं। हम उसकी 1-2 वीडियोज ही देख करके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो तमाम हरकतें जो किसी मुस्लिम हुक्मरान में होनी चाहिए थी, वो तमाम काम वो अकेला आदमी कर रहा है जिसका इस्लाम से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। जस्टिन ट्रूडो पर से थोड़ी देर के लिए तवज्जो हटाते हैं। मुतासिरीन PK8303 आज भी हुकूमती बेहिसी का नौहा पढ़ रहे हैं। 1 साल पूरा हो चुका है इस एक बात को, इस एक वाक़े को जिसकी याद हम आज मना रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी अगर जिद का वर्ल्ड कप होता तो वो कौन जीतता? जाहिर है कि मेरे मसीहा। शिया बरादरी के कुछ लोग जिनको शहीद किया गया बलूचिस्तान में एक अंदोनाक वाक़े में, मसीहा ने जिद कर ली, ठान ली कि मुझसे तो तुम जीत नहीं पाओगे। जाहिर है कि मैं वर्ल्ड कप का फाते हूं तो मैं ये मैच भी जीतूंगा जिद का, और ऐसा ही हुआ। मसीहा ये मैच भी जीत गए। ताहम मेरा ख्याल है वो बहुत कुछ हार गए, लेकिन इसका पता उन्हें इख्तिदार से महरूम होने के बाद या इख्तिदार का अरसा गुजारने के बाद चलेगा। मेरी बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मोहतरम है जिन्होंने अपने जवान बेटे का लाशा उठाया, बल्कि लाशा मेरा ख्याल है कि वो कुछ और ही था जो उन्होंने उठाया। एक और खातून है जिन्होंने अपने बाप की बाकियात को शायद पता नहीं उठा पाई या ना उठा पाई। उनका नौहा क्या है, उनकी कहानी क्या है, जरा सुनिए। एक चीज़ जो आप लोग भूल रहे हैं, एक फैसला आपका ऊपर जाके भी होना है। आप छोटे छोटे बच्चों की माओं को तंग कर रहे हैं, आप बूढ़ी औरतों को तंग कर रहे हैं। PIA का इस पूरे उसमें बहुत एक अजीब रवैया था। उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहे थे, वो हमें किसी चीज़ में हेल्प आउट नहीं कर रहे थे। यही हाल बाकी इदारों का था। यही हाल बाकी इदारों का था। और किसी को यकीन ना आए तो फिर बता देता हूं कि ये उसी वजीर आजम की मुमलिकत के अंदर हो रहा था। उसकी नाक के नीचे हो रहा था, जो सिर्फ 4 अफराद की शहादत पर जो अलमनाक थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से
इजहार यकजहती कर रहा था, वो तो शुक्र मनाइए कि जस्टिन ट्रूडो ने पलट करके ये नहीं पूछा कि भाई जरा अपने देश की फिक्र तो करो। साने कराची के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिसको मैं पिछले 2 दिनों से 2 रातों से स्टडी कर रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें भी यहां शेयर करूंगा जो मेरा ख्याल है अंदोनाक के साथ साथ चश्मकुशा हैं। वजीर आजम हाउस का इस पूरे मामले में क्या किरदार रहा? वजीर आजम हाउस का किरदार तो मेरा ख्याल है उसी से वाज़ेह हो गया जो मैंने वजीर आजम के बारे में नक्शा खींचा है। उसके बाद हाउस क्या होता है? वजीर आजम की जिंदगी बनी गाला और कसर वजीर आजम के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे वजीर आजम का इकबाल बुलंद करे, कट रही है और मस्त कट रही है। इस दौरान में कहीं कुछ होता रहे तो मेरी बला से, जिसे मैं कहता हूं सानू की मोड पर चल रहे हैं। वो 100 अफराद जिनके अपने जिनके प्यारे इस एक वाक़े में अपनी जान से गए, उनका नौहा गाहे बगाहे आपके सामने पेश करता रहूंगा। जरा पहले सुनिए इन्हीं मौसूफ की वो कहानी, जेटा खोया और वो खातून जिन्होंने अपने वालिद के हवाले से कुछ जज्बात का एहसासात का इजहार किया। पीआईए पे जो सबसे बड़ी गुमराह कुन खबर फैलाई जा रही है वो ये फैलाई जा रही है कि पीआईए को शायद बहुत से पैसे मिलेंगे और उन बहुत से पैसों में से वो एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे शोहदा हुए उनकी फैमिलीज को देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हम कर सकते। जितने पैसे हम मैक्सिमम ले सकते थे, आपको पता होगा 50 लाख मिलता था, हमने 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस को बिलीव यू मी फोर्स किया कि मुझे शोहदा की फैमिलीज के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए और हमने वो मैनेज किया। लेकिन गुमराही जो लोगों में फैलाई जा रही है वो ये है कि पीआईओ को शायद एक शहीद के बदले में 10 करोड़ मिलेंगे या 5 करोड़ मिलेंगे। अच्छा, वो खातून और वो उन साहब की साउंड बाइट तो आप पहले सुन चुके थे। ये एमडी पीआईए बल्कि सीईओ पीआईए एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब का साउंड बाइट था। आप यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैंने ये साउंड बाइट सुना मैंने उनको उसी वक्त बेल आउट कर दिया था क्योंकि जितनी अच्छी वो बातें कर रहे थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे एक लम्हे के लिए वो खातून और इससे पहले पता नहीं कितने ऐसे लोग जिनके बारे में कहानियां मैं सुन चुका हूं, पढ़ चुका हूं, जो पीआईए के निकम्मेपन पर इस एक वाक़े के हवाले से उसको कोस रहे थे, मैंने उनको अपने दिल में बरी कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोगों को 1 करोड़ दें और हम 10 करोड़ रख लें, यहां मेरा माथा ठनका। मैं आपको माजी में ले चलता हूं। मैं इंतहाई करीब से कॉरपोरेट सेक्टर को भी मीडिया से पहले देख चुका हूं और कॉरपोरेट सेक्टर जितना भयानक है मैं उसको लात मार के निकला हूं वहां से। रिश्वत के बगैर काम नहीं, जमीर फरोशी के बगैर तरक्की नहीं। मैं इन मौसूफ की जानिब बाद में आऊंगा। मैं पहले उस एमडी पीआईए की तरफ आता हूं जिसकी अय्याशियों की दास्तान मैं अपने प्रोग्रामों में उस वक्त स्ट्रगल के दौर में सुनाता रहा था। एक मौसूफ हुआ करते थे तारिक किरमानी, पहले वो पीएसओ के करता धरता थे और उसके बाद उनको प्रमोशन देकर के और पीआईए में नाजिल फरमा दिया गया। उनसे मेरी मुलाकात नथिया गली में हुई। उसका अहवाल अगर मैं सुनाऊंगा तो बहुत कहानियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसको रहने देते हैं। पीआईए पर आते हैं। उनकी नवाबी का आलम यह था कि उन्होंने पीआईए के हेड ऑफिस में सदर दफ्तर में एक लिफ्ट इंस्टॉल कराई, एक लिफ्ट लगवाई जिसमें वो अपनी गाड़ी समेत अपने फ्लोर पे जाया करते थे। जी हां, ये इसी सरजमीन खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट जिसका वजीर आजम इमरान खान जस्टिन ट्रूडो से इज़हार यकजहती और ताज़ियत कर रहा था, ये इसी सरजमीन का नोहा है। अगर कॉरपोरेट हेड्स इतने अच्छे होते तो फिर ये सारी कहानियां क्या थी? अरशद मलिक साहब के बारे में जाती हैसियत में मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कोई एक तबसरा जाती हैसियत में उनको करना नहीं चाहता, लेकिन जितनी सादगी से वो ये बता रहे हैं कि वो लोगों के कितने हमदर्द हैं, मैं भी इस झांसे में आ ही जाता। वो एक लूप जो मैंने भेजा था एक पेपर का, वो चलाओ जरा यार। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ये मुआहदा है, इसमें ये जो येलो किया हुआ है बहुत छोटा है, मैं इसको पढ़ भी नहीं पाऊंगा, मुझे अपना मोबाइल खोलना पड़ेगा। बहरहाल लुब्बे लुबाब इसका ये है कि ये पीआईए के एमडी के सीईओ के इस दावे की तरदीद करता है। ये फरमा रहे थे कि हमने 50 लाख को 1 करोड़ रुपए में तब्दील करवा करके उनकी मिन्नतें तरले की, ये हमने फोर्स किया कि हम आपको ये दिलवाएं। और कहानी अक्सर इससे बिल्कुल उलट है। एनआईसीएल का ये पेज, ये डॉक्यूमेंट बताता है कि एक तैयारा, एक फ्लाइट जो उड़ती है वो $1 अरब उसकी इंश्योरेंस
की रकम बनती है टोटल। हमारे साथ पीआईए के नुमाइंदे भी अभी मौजूद होंगे, मैं जितनी भी गुमराहकुन बातें कर रहा हूं अभी उनसे इंशाल्लाह तस्वीर भी करवा लेंगे। लेकिन $1 अरब को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरा ख्याल है एक आदमी के हिस्से में 1 करोड़ तो नहीं आएगा, कम से कम 10, 15, 20, मेरा हिसाब तो बहुत कच्चा है लेकिन इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही निकलेगा जो अरशद मलिक साहब फरमा रहे थे। अब ये सवाल पूछना है कि ये जो 1 करोड़ रुपए दे करके और वो बाकी की रकम बचाई जा रही है, वो रकम किस मुस्तहक की जेब में जा रही है? और अगर मैं कह रहा हूं कि यहां कोई इस तरह की चीज हो रही है तो आपको हैरान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान ही है ना, ये वही जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान है जहां जलजला आया था और उसके बाद बहुत सारी कहानियां हुई थी। ये वही पाकिस्तान है जहां सैलाब आता है, सैलाब की तबाहकारियों के लिए जो फंड आता है वो मुस्तहिकीन में इन्वर्टेड कॉमास के बढ़ जाता है। ये वही जगह है ना जहां 90 अरब रुपए लगा करके और लड़काना को अदालत में बताया जाता है कि हमने 90 अरब रुपए लगाए और फिर चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है इसका आधा भी लग जाता तो ये पेरिस बन जाता। तो इसलिए हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मेहमानों का आपसे मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मिस्टर अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, ये हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम आरिफ इकबाल फ़ारूकी साहब, आरिफ इकबाल फ़ारूकी साहब का मैं मुख्तसर तारुफ दे दूँ, ये वो आदमी हैं जिसने जीते जागते 3 बच्चों को अपनी बीवी समेत खुदा हाफिज़ कहा, रुख्सत किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK 8303 पर इस उम्मीद, इस आरजू के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें साथ खैर व आफियत के इनके अज़्ज़ा में पहुंचा देगा। लेकिन कातिब हकीकी को कुछ और ही मंजूर था और उसके बाद जो हुआ वो एक दास्तान है। थोड़ी देर बाद इन्हें फ़ोन आया और इन्हें बताया गया कि ये अपने तमाम तर चीज़ों से, अपनी सबसे कीमती मता, अपनी औलाद, अपनी शरीक हयात से महरूम कर दिए गए हैं। आरिफ इकबाल फ़ारूकी साहब वो आदमी है जो पहले दिन से इस एक मामले को टेकअप किया हुआ है। मैं उनकी आमद का मशकूर हूँ। मोहतरमा अलमास बानो साहिबा मेरे साथ स्टूडियोज़ में, कराची स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। ये वो खातून है जिन्होंने अपनी जवान बच्ची, अपनी 30 साला जवान बच्ची, एक ब्राइट स्टूडेंट, उसको इस एक अलमनाक हादसे में खो दिया। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का अपने शो में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मोहतरम अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब जाएंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अराइवल। अब्दुल्ला साहब, सर मुझे ये बताइएगा, हादसे तो बहुत हुए हैं, ये हादसा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की हिस्ट्री में पहला हादसा यकीनन नहीं है, लेकिन एक बात जो तमाम हादसात में, सानिहात में कॉमन थी, वो था बेहिसी पर मबनी वो रवैया जो PIA के अमले की जानिब से, मैं ऊपर या नीचे की बात नहीं कर रहा, वो कोई एक आम आदमी भी हो सकता था, उसकी जानिब से इस हादसे से मुतासरा लोगों से रवा रखा गया। सर पहले तो मुझे यहाँ तक महदूद रहते हुए आप ये बता दीजिए, इस बात की आप तरदीद करना चाहेंगे? जी, मैं इस बात की स्ट्रांगली तरदीद करना चाहता हूँ। देखिए, हादसा जो भी होता है जिसमें इंसानी जाने जाएं या आप और इसको नीचे वाले लेवल के ऊपर आएँ, किसी किस्म की इंजरी उसके ऊपर हो जाए, वो बहुत अंदोनाक होता है। उससे सिर्फ अजीज़ जिनके लोग जाते हैं या जिनके लोग ज़ख्मी होते हैं वो मुतासर नहीं होते, एयरलाइन के अपने ऑफिशियल्स जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमारी साख बहुत ज़्यादा मजरूह होती है, हमारा फिनेंशियल नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, हमारे कस्टमर्स का हमारे पे से ट्रस्ट चला जाता है। जो मुमकिन सेल आपकी इस तरीके से जाती है, जो आपके रेवेन्यू के सोर्सेज के किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और पर्सनली हम बहुत ज़्यादा खुद ट्रॉमेटाइज होते हैं। देखें, कहना शायद बहुत आसान होगा, जब ये हादसा हुआ, हादसे के फ़ौरन बाद जो लोग उस जगह के ऊपर गए, उस जाए हादसे पे गए, मुझे मिला के वो पूरी ज़िंदगी शायद वो इतने इस तरह के वाक़यात या इस तरह के जो सीन वहाँ पे हमने देखे वो कभी हम भूल नहीं सकेंगे। किसी भी किस्म की इसके ऊपर इनसेंसिटिविटी दिखाने की तो बात ही नहीं बनती। अब जहाँ तक ये बात है कि जी फैमिलीज़ बिल्कुल कहते हैं और शायद वो इसका हक भी रखते हैं, बिकॉज़ उनका जो गम है और जो उन्होंने नुकसान उठाया उसका शायद हम अच्छी तरीके से इदराक कर नहीं पा रहे या कर नहीं सकते। उनका गम बहुत बड़ा है, इसकी हमें पूरी रियलाइजेशन है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। PIA के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर या किसी भी इंतज़ामिया या नीचे स्टाफ लेवल के ऊपर
जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने जो एक पूरे प्रोसीजर्स इंटरनेशनल होते हैं किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन के, जब इस तरह का वाक़या होता है वो सारे प्रोसेस हमने एज़ पर चेकलिस्ट कंप्लीट किए। फैमिली असिस्टेंस यूनिट भी बना, 24/7 की कॉल सेंटर्स भी हुए। PIA की इंतज़ामिया खुद टॉप लेवल जिस CEO का अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लिप चलाई, वो खुद अभी भी सबके साथ मुंसलिक हैं। अभी भी फैमिली मेम्बर्स जितने आपके सामने बैठे हैं, जो आपके सामने नहीं हैं, उन सब के पास अरशद मलिक का नंबर है। वो खुद अरशद मलिक को मैसेजेस करते हैं, मेरे नंबर है, मुझे मैसेजेस करते हैं, और PIA के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन सबके साथ इन सर कथा कलामी की देखिए, गुंजाइश अब निकालते हुए मैं आपसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ, आपने ज़ाहिर है कि तरदीद की एक रिवायत थी, मैंने वो रिवायत आपसे पूरी करवा ली। अब हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा मौजू को। दीगर मेहमानों से मैं इस्तदा करता हूँ कि थोड़ा सा तवक्कुफ़ करें, मैं इंशाअल्लाह उनकी तरफ भी आता हूँ। सर, आपने फरमाया कि हमने उनकी हर मुमकिन मदद की। बहुत सारी कहानियाँ अखबारात में छप चुकी हैं, टेलीविज़न की जीनत बन चुकी हैं। मेरे पास इस वक्त यहाँ जो लोग बैठे हैं, अगर यकीन कीजिए मैं उनकी जानिब जाऊँगा तो आपका ये स्टेटमेंट यहीं नल एंड वॉइड हो जाएगा कि आपने जो असिस्टेंस की है। लेकिन फिर भी आपकी बात को अहमियत देते हुए, जनाब मन अरशद मलिक साहब बता रहे थे कि हमने 50 लाख को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करा दिया। हम पहले इस तरफ से आ जाते हैं। सर, बात 50 लाख की तो है ही नहीं। 50 लाख तो आपने देना है, झक मार करके देना है। आपका एक दस्तावेज़ मेरे पास मौजूद है, मेरे ख्याल में लूप के लिए देना भूल गया, जो ये बताती है कि आपको किसी हादसे की भी सूरत में ये 50 लाख रुपए तो देने हैं। अब उसके बाद फिर वो जब बाकी सारी चीज़ें होंगी, जब फाइंडिंग्स होंगी, जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी, मंजर-ए-आम पे आएगी, उसके बाद फिर जो कुछ भी होता रहे। ये 1 करोड़ रुपए का एहसान जतला करके ये कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जनाब मन? जहाज़ की मजमूई इंश्योरेंस 1 अरब, और वो भी डॉलर्स में, और मुतासरीन को जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया उसके मुकाबले में पीनट दे करके फारिग किया जा रहा है। सर, असल रकम कहां जाएगी? अच्छा, पहले आपने भी थोड़ी देर पहले एक डॉक्यूमेंट उसका चलाया था, मार्श वाला। आपने कहा कि वो आपने देखा है, उसका सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट आपने उसके ऊपर दिखाया। मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूँगा कि उस डॉक्यूमेंट को या तो एक दफ़ा पढ़ लें या उसके ऊपर कर लें। जो 1 अरब डॉलर के इंश्योरेंस की बात करें, वो एक मुकम्मल इंश्योरेंस है। मुकम्मल इंश्योरेंस का मतलब है 1 अरब डॉलर के अंदर 32 जहाज़ भी इंश्योर्ड हैं। 1 अरब डॉलर के अंदर बड़ा कोलेटरल डैमेज भी इन्वॉल्व है। देखें, ये चीज़ टेक्निकली अगर आप मुझे 1 मिनट दें, हम डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। जब भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, और ये बात बतानी यहाँ पे ज़रूरी इस वजह से है कि जो पैसे मिलने हैं 50 लाख रुपए या 1 करोड़ 11 लाख रुपए, खाली 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 11 लाख रुपए, नंबर 1 ये किसी की ज़ात पे कोई एहसान नहीं है। ये वो इंश्योरेंस है जो कि PIA ने ली थी, और उस इंश्योरेंस कंपनी से हमने पैसे लेके अपने मुसाफिरों की फैमिली को हमने आगे से प्रोवाइड करने। ये पैसे ना PIA ने देने हैं, ना PIA ने इससे पैसे कमाने हैं। क्यों कि नहीं, किस तरह मैं ये बात कह सकता हूँ? मैं इस तरीके से बात कहता हूँ कि जब भी आपने इंश्योरेंस कराई हुई होती है, आप एक लेवल की इंश्योरेंस कराते हैं। मैं बड़े लेवल पे नहीं जाता, मैं ज़्यादा छोटे लेवल के ऊपर जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, गाड़ी की इंश्योरेंस के ऊपर उसने आपकी गाड़ी की फुल वैल्यू की इंश्योरेंस कर दी। अब आपका हादसा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाला आके उसको अप्रेस करता है। वो अप्रेस करने का मतलब है कि वो अगर आपकी 40 लाख की गाड़ी है, अगर आपका खुदा ना खास्ता गाड़ी हिट हो गई तो वो आपको पूरे 40 लाख रुपए नहीं देगा, वो उसको अप्रेस करेगा और अप्रेस के हिसाब से फेयर वैल्यू देगा। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ और कवानीन आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का कानून जो अभी आप कोट कर रहे थे, कैरेज बाय एयर एक्ट ऑफ 2012, जिसके अंदर एक लिमिट साइन की गई है ह्यूमन लॉस की, विच इज़ 5 मिलियन या 50 लाख रुपए। जब आप इंश्योरेंस कंपनी के बाद आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाला ये कहता है कि जी आपके मुल्क के कानून के मुताबिक जो वैल्यू बनती है वो 50 लाख रुपए बनती है, मैं लायबल हूँ आपको 50 लाख रुपए देने के लिए, क्योंकि ये कानून के हिसाब से ठीक है। वो 50 लाख रुपए वो दे रहा है। अब जो बात आपने की कि जी 50 लाख 1 करोड़ किस तरह हुई, 1 करोड़ इस तरह हुई कि इन्हीं विक्टिम्स के कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आए और उन्होंने आके हमें ये कहा कि उनका सोल ब्रेड विनर या जो कि ख़ानदान का सरबराह था या ख़ानदान को जो चला रहा था वो चला गया, और 50 लाख रुपए इतने ज़्यादा नहीं है कि उससे कोई अगर किसी की बेवा या किसी की बेटी को उससे कोई घर भी ख़रीद सके तो इसको बढ़ाया जाए। वो हमने इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएट करके, हमने चूँकि उनको बहुत हैवी प्रीमियम पे करते हैं, तो हमने इसकी लिमिट को डबल करवाया। और डबल किस लिए करवाया? हमने उनको कहा कि जी 2012 से ये रूल रिवाइज़ नहीं हुआ हुआ, ये जो एक्ट है वो रिवाइज़ नहीं हुआ हुआ, अगर आप इसके अंदर इन्फ्लेशन डाल दें तो आफ्टर 8 ईयर्स जो इन्फ्लेशन करके स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन के ऊपर इसकी वैल्यू डबल होनी चाहिए, या आप इसको हमें डबल करके दें, जो कि इंश्योरेंस कंपनी मान गई। और वही जो कॉम्पनसेशन है वो हमने आगे अपने विक्टिम्स फैमिली को ऑफर की। राइट सर, मैंने आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी जानिब आता हूं। थोड़ा सा आरिफ साहब, सर तमाम तर बातें अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब तर्जुमान PIA की आपने सुन ली।
मौजू को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। आपकी समात मैंने इसलिए मबजूल कराई कि इसका पूरे का जवाब अब आपसे लेना है, लेकिन चूंकि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा नज़ला इस एक मामले का उन पर भी गिरा लूँ ताकि हक़ अदा हो जाए। जी नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ हुजूर। सर, जस्टिन ट्रूडो बुरा मान गया है, वो कह रहा है अपनी वहाँ कटरी नहीं, मुझसे आकर के और वो ताज़ियत कर रहे हैं। मतलब इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? 4 अफराद की शहादत पर उससे इज़हार यकजहती कर रहे थे, जिसके पास पूरा सिस्टम है, जिसके पास विजन है, जिसके पास इदारे फ़ाल हैं, जो सब कुछ कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कर भी रहा है। दुनिया देख रही है। ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली तो बात नहीं है, ना उसके सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो है वो सपोर्टर्स वोटर्स उसको जो है वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इधर। 100 अफराद का तैयारा गिरा। एक मरतबा तो ये सवाल मैं आपसे पहले खुद भी पूछ चुका हूं। टेक्निकली स्पीकिंग वजीर आजम इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। वजीर आजम को खुद पहुंच करके ये लोगों को बताना चाहिए था कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूं, लेकिन वजीर आजम ने दूसरा रास्ता चुना, विच वॉज के वो अपनी फैमिली के साथ नथिया गली चले गए ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए। सर, जस्टिन ट्रूडो और इमरान खान दोनों के कौल फेल अमल में जितना तजाद है, तरस किस पे आ रहा है? जस्टिन ट्रूडो के यहां होने वाले वाक़े पर या यहां वाले वाक़े पर? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूर आरफीन साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अवाम से जो ताल्लुक है उसको किसी नोयत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो रवैया, जो मामला पिछले 25 साल से पाकिस्तानी अवाम के साथ है कि जिसने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन पाकिस्तान के दुनिया में नाम को उजागर करने पे लगाए। उसके बाद शौकत खान और नंबर यूनिवर्सिटी, अब आप बहुत सारे लोगों को इन 2 लफ्जों से बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आपको गुस्सा जरा कम आता है, बड़े शाइस्ता इंसान है, गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये 2 और इसके बाद बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं, फिर उनका स्ट्रगल करना पाकिस्तानी अवाम के लिए, और फिर बतौर वजीर आजम उनकी पिछली 2.5-3 साल की सारी स्ट्रगल। मैं नहीं समझता कि किसी जगह पर अगर वो फिजिकली नहीं पहुंचे तो वो किसी बात से बेखबर है, या खुदा न खास्ता किसी कीमती तरीन इंसानी जान के ज़िया का उनको अंदाजा नहीं है, उनको दुख नहीं है, उनको तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे तो आप समेत हमारे बहुत सारे दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, थिंक टैंक्स अपने लफ्जों के तीर बरसाते रहे। जब वजीर हवाबाजी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि जी बहुत सारे मामला है, चूंकि मैं उस बात को दोबारा रिपीट करके लोगों की मेमोरी में दोबारा उसको रिकॉल नहीं करना चाहता, वो जो कुछ आपने सुना और पीआईए के जो डैमेजेस हुए, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। 20-30 साल से ये सिलसिला चल रहा है, और हमने जो बिन हैसुल कौम, जो हमारी लीडरशिप ने सबसे बड़ा जुल्म किया, वो जो एसेट लेवल के जो नेशनल एसेट्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट, उनको क्रिटिसाइज किया, उनमें पॉलिटिकल भर्तियां इस तरह से की जैसे ये उनकी अपनी लोहे की मिले। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आपका आधा जवाब तो ठीक था, वो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से दिया, वो आपको वही देना चाहिए था। लेकिन ये जो दूसरा गाना आपने बेसुरा राग छेड़ा था, इसकी आपस में रेलेवेंस कोई नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसकी रेलेवेंस कोई नहीं है। मतलब आप ठीक है, नवाज शरीफ के बुग्ज में या आसिफ अली जरदारी के बुग्ज में कुछ अगर करना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए दस्तयाब है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि आप उन दोनों से बुग्ज अपना किसी और फोरम पर निकालते, एहतसाब की कोई आन कायम करते। मेरे साथ मेरे मेहमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, नदीम कुरैशी साहब, आरिफ इकबाल फारूकी साहब, अलमास बानो साहिबा मौजूद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना है। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब जाएंगे लाहौर का रुख करेंगे। आरिफ इकबाल फारूकी साहब जहां हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। आरिफ इकबाल साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए मैं तमाम गुफ्तगू जो अब तक हुई है आपने यकीनन बड़े गौर से सुनी होगी। सर मैं चाहूँगा कि तर्जुमान PIA और नदीम कुरैशी साहब दोनों के वर्जन पर आप अगर काइंडली थोड़ा सा तबसरा करें। तर्जुमान PIA का कहना है कि उनके दिल इस हादसे पर गमगीन है, उन्होंने जो मुमकिन हो सका वो किया। उसके बाद फिर मुआवजे वाली बात जो उन्होंने की, उसके बाद नदीम कुरैशी साहब की ये बात कि इमरान खान साहब का फिज़िकली वहाँ ना जाना कुछ जाहिर नहीं करता। अच्छा चलें, मैं पहले नदीम कुरैशी साहब से मैं बात कर लेता हूँ, फिर अब्दुल हफीज़ साहब का सुनूँगा।
सर देखें, आप बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं ये करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं भी बहुत सपोर्ट करता था, मेरे बीवी बच्चे भी, मैं भी गया था इनके जो धरनों आ रहा है, मैं बहुत बड़े सपोर्टर्स है। लेकिन जब हमें ज़रूरत थी उनकी तो वो कभी सामने आए नहीं। तो आप लोग जो क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स वाले के बारे में बता रहे हैं ना, और इकोनॉमी और वगैरह, इसको आप छोड़ दें। मैं बात कर रहा हूँ इंसिडेंट के बारे में। तो प्लीज़ लेट्स स्टिक टू द इंसिडेंट, नंबर 1। नंबर 2, मैं डायरेक्ट PM हाउस के साथ कांटेक्ट में था, मैं भी, अहमद मुर्तज़ा साहब भी, ठीक है। हम दोनों PM हाउस के अंदर इनाम शाह होते हैं, आपको बेहतर पता होगा, और एक मिलिट्री अटैचे हैं अहमद। जिस टाइम पे DNA का इशू हो रहा था उस टाइम पे उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, लेकिन एंड में हमें क्या कहा जाता है, नहीं हमें मिनिस्टर से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप लोग झूठे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक रही प्राइम मिनिस्टर की बात, मुझे नहीं पता उन तक बात पहुँच रही नहीं पहुँच रही, क्यों नहीं पहुँच रही मुझे अच्छी तरह पता है क्यों नहीं पहुँच रही, क्योंकि वहाँ एक बंदे बैठे हुए हैं जो कि इलेक्टेड नहीं हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सिविलियन जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, 18 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। DNA का इशू खुलता तो सारा उनका फ्रॉड खुल जाता, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2, अब मैं आता हूँ अब्दुल हफीज़ शेख के पास। अच्छा, DNA के ऊपर बात होनी है, ये अभी बाद में ये दबा दिया हुआ मीडिया, इसको अभी फिर लेके आएंगे मंजर आम पे। अभी हम लोग PIA की बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बैठे हैं अब्दुल हफीज़ साहब, ये ऑफिशियल PIA के स्पोक्स पर्सन है ना आरफीन साहब, ये अनाउंस किए हैं। जी जी जी, जो भी ये कहते हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन TV हैं, और नेशनल TV है ना। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे ये, कि इतना हमारे साथ दुख दर्द हो रहा है कि वो 50 लाख को एकदम से करोड़ कर दिए। अच्छा, ये जो है अगेन इस तरह बात नहीं है। मेरे साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं। ये असल में स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे हम लोग लगेज लेने गए थे इनके पास से। लगेज जब लेने गए थे तो ये हमें लगेज दिखा रहे नहीं थे, जबकि पूरा मीडिया दिखाया था जब रेंजर्स ने इनको 55 पीसेस ऑफ लगेज इनको दिया गया था। लैपटॉप्स आ रहे थे उसमें, पासपोर्ट आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थे, ठीक है। और ये लोग हमें दिखा रहे नहीं थे। उस टाइम पे हम इनके वेबसाइट पे जाके ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट निकला, और जिसमें लिखा हुआ है कि एक इंश्योरेंस का अमाउंट है अगेंस्ट डैमेज या आपका डिलेड लगेज ड्यू टू एन इंश्योर्ड कहते हैं इवेंट। दूसरी चीज़, ये जो बात कर रहे थे अगेन गलत बयानी करते हैं, वो अपने वर्ड्स घुमाते फिर आते हैं। जी, ये पूरी फ्लीट की इंश्योरेंस है 1 बिलियन की, लेकिन फॉर 1 सिंगल एक्सीडेंट। इसके अंदर लिखा हुआ है एनी 1 एक्सीडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें आपको नहीं बताता है। शुक्र है हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोई दूसरा कोई बंदा होता तो ये चीज़ें इनको 1 साल तक भगाते नहीं। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बहुत बड़े बड़े हैं पीछे। हम लोग किस तरह सादे सिटीजन हैं, उनको हम लोग आगे भगाए हुए हैं, किस तरह भगाए हुए हैं। हमारा कंट्रोल है कोर्ट्स के ऊपर, हमारा कुछ है से उसके ऊपर। वी आर ऑर्डिनरी पीपल। क्यों फंसे हुए हैं ये लोग? जब इनको लॉ मिनिस्ट्री कह दी थी 50 लाख रुपए इनको दे दें, तो इनको क्यों जिद है कि नहीं इनको करोड़ पे लेना है और RDA साइन करना है? डजंट इट साउंड फिशी? अब मैं आता हूँ वापस, ये जो अब्दुल हफीज़ साहब हैं जो कह चुके हैं, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ PIA का। अब्दुल हफीज़ साहब का आपको पता है कि NDA में किस टाइम पे जो है अपना लेटर इशू की थी सर्कुलर के ये डेड बॉडीज़ वार को आइडेंटिफाई करना है। आप तो ज़ाहिर बात है स्पोक्स पर्सन, आपको पता होगा। 24 तारीख को, 2 दिन बाद, ऐसी है ना, 2 दिन बाद उनको ख्याल आया कि बॉडीज़ वारा वहाँ पड़ी हुई हैं या जाके चेक करना चाहिए। उससे पहले कोई उठावा नहीं था, और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नथिया गली गए हुए थे। अब ये जो अथॉरिटी लेटर NDMA के पास से आया हुआ है, इसके अंदर हुमायूं तैमूर का नाम दिया हुआ है, हु इज़ अ डेंटल फोरेंसिक, ठीक है। इसके अंदर मार्क्ड कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर प्रोविंस ऑफ सिंध, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, IG पुलिस गवर्नमेंट ऑफ सिंध, कमांडर 5 कोर्प कमांडर्स हेडक्वार्टर, कमिश्नर कराची, चेयरमैन PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस, PS2 चेयरमैन NDMA प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये सब के पास गया था। अब मुझे ये चीज़ बताएं, पूरे पाकिस्तान के आप लोग कहे थे कि DNA टेस्टिंग हो रही है। मैं 23 तारीख को जब मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे, तो मैं जाके DNA टेस्ट अपना दिया था। तो ये 24 तारीख को NDMA ये डेंटल फोरेंसिक वाला क्यों भिजवा रहा है? ठीक है, आपके पास है इसका जवाब? हैं आप स्पोक्स पर्सन, आप लोगों को मार्क हुआ था ये, आप मुझे ज़रा काइंडली पूरे पाकिस्तान को बताएं। आप DNA अनाउंस किए थे, तो ये डेंटल फोरेंसिक वाला किस तरह आ रहा था? एंड जिसको हम लोग बार बार ऑन रिकॉर्ड आके इसकी जो 2 नंबर बॉडीज़ आगे दे रहा था, हम लोग बार बार आके बताएं। यासीन इलाही जो है, जो अमेरिकन एक बंदा है, उसके 2 हफ्ते पहले आने से उसकी बाप की तदफीन कर दिए थे। अगर उसका पंजाब फोरेंसिक से नहीं होता तो वो कभी पता नहीं चलता। जो 2 आखिरी बॉडीज़ थी, जो आपके अब्दुल्ला मुर्तज़ा साहब की भाई की, जो अब्दुल कय्यूम के साथ मिक्स हो गई थी, वो क्योंकि वो साथ खड़े हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करके एक्सह्यूम करवाया गया लाहौर से। PIA वाले हेल्प नहीं किए, सिर्फ एक प्लेन दिए थे वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नॉट वंस इंटायर जर्नी के अंदर जब मैं कह रहा था कि यार देयर इज़ अ सोल्यूशन टू दिस, 48 घंटे के अंदर एवरीबडी कैन बी आइडेंटिफाइड, दे डिड नॉट लिसन। ये कहते हैं हमें नंबर है इनके पास, नंबर हम लोग लिए थे, हम लोग इनके पास गए थे। क्रैश के बाद हम लोग कहते हैं अब्दुल हफीज़ के पास गए थे, हम लोग इजाज़ मज़र के पास गए थे, हम लोग कहते हैं हम लोग आपके PIA के साथ खड़े हुए हैं, हमारी प्लीज़ हेल्प करें DNA के ऊपर। वो उस टाइम पे कुछ नहीं कहे,
ये हमारी हेल्प कर रहे थे। जिस टाइम पे इंश्योरेंस का लगेज का इशू है, लगेज हमें दिखाई नहीं, हम लोग कहे हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लगेज दे दें, उसमें से 2-3 चीज़ें हम लोग निकालेंगे, बाकी हम लोग फेंक देंगे, खैरात कर देंगे, वी डोंट वांट द मनी। लेकिन नहीं, बदज़िद थे कि ये फॉर्म है, ये इसको ब्लैंक फिल कर दें। आप क्यों करवा रहे हैं ब्लैंक फिल, जब मैं कोई चीज़ रिसीव ही नहीं क्यों? ठीक है, वहाँ से आपकी 2 नंबरी स्टार्ट हुई। फिर आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट फ्रंट पर आया जिसमें सारी चीज़ें लिस्टेड है और इससे वो भाग नहीं सकते। अब आते हैं आपके कैरिज बाय एयर एक्ट 2012 के अंदर। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप चैप्टर 3 के अंदर जाएं, ठीक है ना, अब मैं ये मेरे पास डॉक्यूमेंट सामने है, दिस इज़ द लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ। इसके अंदर लिखा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, डेथ एंड इंजरी ऑफ पैसेंजर्स, डैमेज टू बैगेज, द कैरियर इज लायबल फॉर डैमेज सस्टेन्ड इन केस ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी ऑफ अ पैसेंजर अपॉन कंडीशन दैट द एक्सीडेंट विच अकर्ड द डेथ ऑन इंजरी टुक प्लेस ऑन द एयरक्राफ्ट। ये तो कोई नहीं झुटला सकता ना, एयरक्राफ्ट के ऊपर ही हुई थी ना, क्या कहते हैं आपके अब्दुल हफीज़ साहब, ऐसी है ना। आप लोग मान गए हैं ना कि आप लोग पायलट की गलती थी, या वो भी नहीं है, माने हुए ना आप लोग, ऑन रिकॉर्ड माने हुए। तो एज पर कैरिज बाय एयर एक्ट आप लोग ऑलरेडी इसके ऊपर यू आर लायबल कि आप लोग अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं, आप लोगों की पायलट की गलती। आरिफ साहब, आप थोड़ा सा तवक्कुफ काइंडली आप फरमाइएगा, बहुत तामुल से आपकी सारे नुक्ते भी हमने सुने। अब हम अब्दुल्ला हफीज़ साहब के पास जाएंगे। अच्छा। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, सर, योर कॉल टू रिस्पॉन्ड। अच्छा जी, 3-4 मोटी चीजें अगर मुझे 2 मिनट और दे दें, आरिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी अब्दुल्ला साहब, प्लीज गो ऑन सर, सॉरी। देखें बहुत सारी चीज़ें आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड। सबसे पहले जो डिस्कशन अभी हो रही थी प्राइम मिनिस्टर नथिया गली गए हुए थे और ये हुआ था, आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पीएम हाउस, आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन एक सिर्फ मैं फैक्चुअली यहाँ पे आपको चीज़ ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि जिस दिन हादसा हुआ था, हादसे के टाइम पे हम लोग कराची लैंड नहीं किए थे जब प्राइम मिनिस्टर इस पूरी चीज़ के अंदर खुद पर्सनली इन्वॉल्व थे। प्राइम मिनिस्टर एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे थे व्हाट वाज गोइंग ऑन। प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरी नहीं है, देखें जब एक मुल्क होता है जहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर इदारे होते हैं, इदारों का काम होता है निहायत अदब के साथ आपसे एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस के तर्जुमान भी आप नहीं, प्राइम मिनिस्टर के जो है आप एडवाइज़र भी नहीं, उनके बिहाफ पे इंशाअल्लाह ताला मैं नदीम कुरैशी साहब से निपट लूँगा। आप काइंडली वो जो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आरिफ साहब ने दिए हैं आप उनके ऊपर बात कीजिए, मैं नदीम कुरैशी साहब जाने और मैं जानूँ और प्राइम मिनिस्टर जाने, हम आपस में निपट लेंगे। जी सर। देखें हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। अब दूसरी और तीसरी बात जो कि आरिफ फारूकी साहब ने बोली है, देखें यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप एक चीज़ वहाँ से उठा के और एक चीज़ वहाँ से उठा के जोड़ के अपनी मर्ज़ी की स्टोरी नहीं बना सकते। अभी आपने कैरिज बाय एयर की बात की है, कैरिज बाय एयर को अभी फ़िलहाल आप साइड पर रख लें, उससे पहले आपने एनडीएमए और डेंटल फोरेंसिक की बात की। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इन केस ऑफ बॉडी आइडेंटिफिकेशन, डेंटल आइडेंटिफिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैथड्स दैट वाज अप्लाइड फॉर बॉडी आइडेंटिफिकेशन। जिन लोगों के डेंटल सैम्पलिंग के ऊपर भी बॉडी आइडेंटिफाई हुई थी, डीएनए सैम्पलिंग के ऊपर लाहौर और कराची की जो रिफ्ट थी वो भी आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। ये चीज़ भी आपको ये यहाँ पे थोड़ी सी मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ कि देखें जब हादसा हुआ ज़मीन के ऊपर हुआ तो वहाँ पे लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसका एक्चुअली काम होता है उस पूरे क्रैश साइट की चीज़ों को मैनेज करना। एयरलाइन का अमल दखल जो है वो ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जी वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो आइडेंटिफिकेशन और बाकी तमाम चीज़ें हो रही थी उसके अंदर भी एग्जैक्टली PIA थी। नंबर 3, आपको बात मैं थोड़ी सी गलत बयानी यहाँ पे हो गई, तमाम जस्ते खाकी उसी रात को रिमूव कर लिए गए थे, 2 दिन बाद कोई रिमूव नहीं हुआ था। जिन 2 हॉस्पिटल्स में रखे गए थे, ये सिर्फ मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ, जिन 2 हॉस्पिटल्स में रखे गए थे वहाँ पे तमाम जस्ते खाकी शहदा के पहले प्लेस कर दिए गए थे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हुआ था। पहले डेंटल आइडेंटिफिकेशन हुई, उसके बाद पंजाब फोरेंसिक लैब के लोग आए जो कि सैंपल लेके गए, वो वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद जो सिंध यूनिवर्सिटी के कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फोरेंसिक वाले आए, फिर उसके बाद आरिफ फारूकी साहब खुद पर्सनली इसके अंदर इनका बिल्कुल इनिशिएटिव इन्होंने लिया और इनको फुल क्रेडिट इस बात का जाता है कि इन्होंने दोबारा पंजाब फोरेंसिक लैब वालों से बहुत सारी बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशंस करवाई। देखें ये पूरी चीज़ थी, एक ये अंदोनाक वाक़या था, एक ये अलमनाक वाक़या था, इसके अंदर ये चीज़ें हुई, आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रोसेस थोड़ा एक्सटेंड हुआ, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उसको हमने जितनी जल्द हो सका हमने क्लियर कर लिया। आप ये देखें कि नॉर्मल जगहों के ऊपर, इंटरनेशनल के ऊपर 40-40, 45-45 दिन लगते हैं बॉडी आइडेंटिफिकेशन के अंदर थ्रू DNA सैम्पलिंग। हमारे यहाँ तो आरिफ फारूकी साहब का भी क्रेडिट है, मैं पूरा इनको क्रेडिट देता हूँ और लोकल ऑन का भी क्रेडिट है, बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन होगी। आपने मुझे इनवाइट कर लिया बीच में, हालांकि मैं टेक्निकल पहलुओं पर बिल्कुल बात नहीं करता, आपने जो सवाल किया मैंने दूसरे की तरफ दे दिया और उसके बाद मैं खामोश था। एक वज़ीर आज़म वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, मैंने आपको टोक दिया। दूसरी बात, आपने महज़्ज़ब मुल्कों का हवाला दे दिया। सर महज़्ज़ब मुल्कों के हवाले महज़्ज़ब जगहों पे दिए जाते हैं, हमारी जैसी सोसाइटीज़ में इस तरह के मजाक हमें नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर वहाँ नलका खोलते हैं तो पानी आता है, वहाँ हादसा होता है तो वज़ीर आज़म आता है,
यहाँ इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं होती, इसलिए ये दोनों बातें आपकी बिल्कुल गलत साबित हो जाती हैं। आपने ये कहा कि जो जाए हादसा से बॉडीज़ उसी दिन रिमूव कर दी गई थी। ये बात इस ज़मीन का, इस रुए ज़मीन का जिस पे मैं इस वक्त ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा झूठ है। मुझे ये बात अलग ऐलान कह लेने दीजिए, क्योंकि जिस वक्त मैं जाए हादसा से मेरा ख्याल है 5 मिनट की मुसाफत पे रहता हूँ, 5 मिनट की मुसाफत पर, और मेरे पास ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। तो काइंडली सर आप ये मत कहिए कि जो जाए हादसा से चीज़ें उठानी थी, जो लोगों को सामान पहुंचवाना था, वो PIA की अमलदारी नहीं थी। PIA की अमलदारी थी या नहीं थी, लेकिन वो पैसेंजर्स अनफॉर्चुनेटली PIA के ही थे। आप थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर कुछ और मौज़ूआत हैं, आपके नुकात भी लेंगे। मोहतरमा अलमाज बानो साहिबा, बहुत माजरत ख्वाह कि आपको प्रोग्राम में इतनी देर तक इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखना पड़ा। मैडम, आपके साथ जो बीती इख्तिसार के साथ मैंने बताया, मुझे ये बताइए अब तक की जितनी गुफ्तगू हुई, अब्दुल्ला साहब ने जो कुछ कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ हैं, जो कुछ उन्होंने कहा, आपको उस हवाले से कोई नुक्ता अगर रजिस्टर करना है? पहले तो मैं मिनिस्टर साहब की बात पे मैं कह दूं कि इमरान खान साहब ने जो है 25 साल जिद्दोजहद की, बिल्कुल ठीक कह रहे। उस बात पे हमने उनको वोट दिया, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने क्या सलूक किया हमारे साथ, जहाज़ गिर गया, नथिया गली चले गए, इसलिए वोट दिया था, इसलिए 25 साल जिद्दोजहद की थी उन्होंने। और बाकी ये अब्दुल्ला हफीज़ साहब, जिनको इतना दुख है हमारा और इतनी तकलीफ़ है हमारे बच्चों की और बूढ़ों की और जवानों की, उनसे ये पूछती हूँ कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री ने आपको 6 तारीख को लेटर भेजा है और आपको मौसूल हुआ ये 18 तारीख को, उसमें लिखा गया है कि ये जो है ना, इसके हिसाब से आपको 50 लैक्स जो है फौरी तौर पे रिलीज़ करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। इसलिए कि आप नहीं करेंगे, आप ये चाहते हैं कि वो सारी फैमिलीज़ जो सरवाइव नहीं कर सकती, वो जो है ना घुटने टेक दे, आप उनको ब्लैकमेल करें और वो मजबूरन RDA साइन करें। 2012 का एक्ट कहता है कि हादसा होने के फ़ौरन बाद आप 50 लैक्स जो है वो रिलीज़ करते। आपने वो नहीं किया। आपको कौन सा दुख है हमारे साथ, कौन सी तकलीफ़ है, आप ज़रा मुझे बताइए तो सही। आप, मेरे मुल्क में 4 इदारे हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, अदालत, आर्मी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहब की तो शक्ल ही कभी कभी नज़र आती है। ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, कोई भी डिजास्टर हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, आर्मी मौजूद होती है, लेकिन इस हादसे में मौजूद नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर नथिया गली और प्रेसिडेंट साहब नज़र नहीं आते, NDA में गायब। मुझे ये बताए कि मैं किस इदारे के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे इस सवाल का जवाब दे। दूसरी बात, अब्दुल्ला साहब ने एक बात कोट की कि कुछ फैमिली हमारे पास आई थी और उनके हालात बड़े ख़राब थे, तो उस फैमिली में मैं भी मौजूद थी और उनकी वजह से हमने 50 लैक्स जो है वो बढ़ा दी है। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने आपसे गाड़ी ली, मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया 2 लाख रुपया, अब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं आपसे आके कहूँ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, वो जो 2 लाख था उसको आप 4 कर दें, आप करेंगे? ये सवाल का जवाब दे दे अब्दुल्ला साहब। दूसरी बात ये कि ये RDA खेल रहे हैं, इनको वो मुझे ये बताएं ज़रा कि जो ये आप RDA के पीछे छुप रहे हैं, पहले 50 लैक्स रिलीज़ करें, 50 लैक्स जो है ना हम देख लेंगे, कोई मसला ही नहीं, RDA खेलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आप तो इतने डरपोक हैं, अपील के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, आप तो एक खातून से डरते हैं, क्या बात करते हैं आप? और दूसरी बात ये, जो आपके CEO ने जो वीडियो चलाई है ना कि हम गुमराह कर रहे, कौन गुमराह कर रहा है, उनका नाम बताएं आप, मुझे नाम बताएं। मैं नाम बताने के लिए तैयार हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, आप आ जाएं, आपके CEO आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि कौन किसको गुमराह कर रहा है। और ऐसी बातें करना इनको ज़ेब देती है। एयर मार्शल कहते हैं अपने आप को, 4 बार कोट किया उन्होंने मुझे कि मैं एयर मार्शल अली अरशद मलिक हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा क्या फ़ायदा आपके एयर मार्शल होने से? कौन से दुख दर्द की बातें कर रहे हैं आप? ये तोता मैना की कहानी अब बंद करें। 1 साल से जो आप रट के जो ना बैठे हुए हैं, ख़त्म करें इसको। PIA के पास तो एक स्पोक पर्सन भी नहीं, यही 1 साल से आ रहे, पता नहीं कितने लोगों की सैलरी खा रहे। मैडम थोड़ा सा पर्सनल हो गई ये गुफ्तगू, मेरा ख्याल है हम ट्रैक से उतर गए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोफेसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर किसी कंक्लूजन पे पहुँचने की कोशिश करेंगे।
कल के मैक नाज़रीन इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, सर आपको रिस्पॉन्ड करना होगा मोहतरमा अलमास बानो साहिबा ने जितनी बातें कहीं, आखिरी वाली बात को छोड़ करके, क्योंकि मैं पहले ही उसकी मेरा ख्याल है मजम्मत फरमा चुका। अच्छा, आप जिस तरह मैंने देखें आपको पहले कहा, आप एक रूल यहाँ से पिक करके और एक लाइन वहाँ से पिक करके आप एक नतीजा अखज़ नहीं कर सकते। मैम ने लीगल ओपिनियन की बात की, मैम उस कोर्ट ऑर्डर का क्यों नहीं जिक्र कर रही जो कि 3/6/2021 को सिंध हाई कोर्ट ने इशू किया, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि आप RDA साइन करके पैसे ले लें। देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड, इंश्योरेंस का एक डॉक्यूमेंट है, आपने इंश्योरेंस से क्लेम लेना है, आप उसको साइन करेंगे, आपको क्लेम मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, चलें आप RDA के ऊपर इतराज़ रखते हैं, अभी सेपरेट एक साइड पे रख लें, आप क्लेम तो प्रोसेस करें। अभी तक मेरे पास 34-35 क्लेम आए हैं आउट ऑफ 91 पीपल, क्लेम क्यों नहीं प्रोसेस कर रहे? मुझे सबसे पहले इस बात का जवाब देना, क्लेम प्रोसेस करने से कौन सी चीज़ रोक रही है? क्यों नहीं आपने अभी तक सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराए? बारहा हम आपको रिक्वेस्ट करें, इस TV की वसात से आपको रिक्वेस्ट करें, आप क्लेम्स क्यों नहीं प्रोसेस करें? जब पेमेंट होगी तो उस टाइम पे आप देखिएगा, क्लेम प्रोसेस ना करने के ऊपर क्या हर्ज है? मुझे ये बात नहीं अभी तक समझ आती। ये क्या है मैम? ये क्लेम ना करने की वजह के हम आपके मैं सामने बताता वरासतनामा जो है ना पेश करें, ये RDA का जो ना 12 पेज का वो है। मैडम थोड़ा सा जी अब्दुल्ला साहब प्लीज़ गो ऑन सर। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, RDA की तो बात आएगी ना जब आपको पेमेंट होगी तब साइन करना है। क्लेम तो प्रोसेस करें ताकि आपका क्लेम का प्रोसेस तो शुरू हो जाए, वो क्यों नहीं प्रोसेस करें? क्या हम इंतजार करें इस बात के ऊपर कि इंश्योरेंस टाइम बार हो जाएगी, उसके बाद हमको एक और जो है ना इस पे चैलेंज बनाने की कोशिश करेंगे? तमाम फैमिलीज़ हैं, आपके वसात से मैं कह रहा हूँ क्लेम्स डालें ताकि पेमेंट तो होनी शुरू हो। अगर आपने 50 लाख लेने उसके लिए भी क्लेम तो आपको डालना पड़ेगा ना, क्लेम्स तो आप डालने शुरू करें। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। जी सर, आरिफ इकबाल फारूकी साहब। अच्छा, क्लेम्स डालने की ये बात कर रहे हैं ना, मसला ये है कि वी शुड बी एबल टू ट्रस्ट PIA। इस टाइम पे बिल्कुल इनको ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि शुरू से लेके अब तक ये झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं एक और क्या कहते हैं इनकी गलत बयानी बताता हूँ। ये अभी बात किए थे हम लोग, क्योंकि बास फैमिलीज इनको अप्रोच किए थे कि हमारे माली इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये लोग एकदम से 50 लाख से करोड़ कर दिए। वाह, बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है मार्श जो है। और मसला ये है कि ये जो बात कर रहे हैं ये लेजिस्लेशन के थ्रू हो सकती है, ये जो बात है, ठीक है, इसके अंदर सालों लगते हैं। ये कौन से कहते हैं मिरेकल है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये अपना बयान फॉरवर्ड किए हैं कि हमारा हर 3 साल बाद बढ़ता है तो लिहाजा ये 1 करोड़ हो जाता है। ये इस तरह तो बात हो ही नहीं सकती। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ये सुन रही होगी? प्लस ये कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आपके जो लोग ख़त्म हुए हैं उसमें उनको भी 1 करोड़ दे रहा है और जो आपके सर्वाइवर्स हैं उनको भी 1 करोड़ दे रहा है? मतलब ये है कि इट इज़ एज़ पर देयर विल। प्लस जो फैक्ट था, जिस टाइम पे आप ये लगेज वगैरह दे रहे थे उस टाइम पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे थे लगेज के हवाले से, और हमें नहीं बता रहे थे कि इसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, ये कॉम्पनसेशन मिलेगी। हमें सिर्फ ये कह रहे थे कि साल बाद आपको मिलेगा आपका सामान, बस, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन। साल बाद सामान मिलेगा? ये अभी जो करोड़ रुपए किए हैं ये जब किए, हाँ जी, साल बाद सामान मिलेगा। वो कह रहे थे ब्लैक कंपनी जो है ये जाके रिस्टोर करेगी आपके चीज़ें वगैरह वापस ब्रांड न्यू करके धो के, क्योंकि इस पर एविएशन फ्यूल लगा हुआ है, इस पर खून लगा हुआ है, ये है वो है, वो करके रिपेयर करके आपको देगी साल बाद। ये सामने बैठे हुए और ये ऑन रिकॉर्ड है। सर यही रुक जाइएगा आरिफ साहब। सर ठीक है, वही कह रहे हैं ना, हाउ कैन वी ट्रस्ट दीस पीपल? ये कभी कोई सीधी बात करते ही नहीं है। आरिफ साहब 1 मिनट रुक जाइएगा। अब्दुल्ला हफीज साहब, सर सामान लोगों को वापस करने के लिए 1 साल की मुद्दत मुहज़्ज़ब माशरों में भी होती है, जिसकी मिसाल अभी थोड़ी देर पहले दे रहे थे आप। इंसाफ तो चलो आप क्या देंगे? देखें, अब मैं यही बात यहाँ पे कर रहा हूँ ना, एक बात हम क्लियर कर कहते हैं अभी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, अगर हर बात क्लैरिटी से हो रही है तो ये भी क्लैरिटी से बोलें। कितना सामान डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ था? 837 आइटम थे जो कि डिस्प्ले पे थे और उसी टाइम पे अवेलेबल था लेने के लिए। सिर्फ वो पर्सनल आइटम, कपड़े और बाकी तमाम चीज़ें जिसके ऊपर कहा गया था कि अगर आप वो लेना चाहें तो वो हम प्रोसेसिंग करवा के आपको वापस करेंगे निशानी रखने के लिए, जो चीज़ें आपको उस टाइम पे मिल रही थी। और बहुत सारे लोगों ने क्लेम की, यानी 450 425 लोग अपने चीज़ें लोग अपने लोगों की पहचान के ले भी गए। वो तो अवेलेबल थी ना, वो तो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी उनका कैटलॉग बना हुआ है, ऑनलाइन वो अवेलेबल है। आप अभी बोलें अभी वो चीज़ मिल जाती है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, टॉपिक के ऊपर आए तो टॉपिक के ऊपर बात करें। एक चीज़ के ऊपर हम अभी फैसला करने की बात करते हैं, कोई एक और टॉपिक हो कि आप फिर फैसले से बाहर निकल जाते हैं। द ओनली थिंग इज़, अभी आपने 50 लाख की बात की, अभी आपने 1 करोड़ की बात की। मैं अभी आपको कहता हूँ चले ठीक है जी, क्लेम प्रोसेस करें, अगली बात करते हैं, लेकिन क्लेम प्रोसेस नहीं करना। अच्छा जी, आपने कैरेज बाय एरिया एक्ट का तो आपने बता दिया, अपनी मर्जी का आपने एक डॉक्यूमेंट वहाँ से कहीं और से कोट करके बता दिया। जब इस पे सिंध हाई कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन है, उसका आप यहाँ पे जो है ना जिक्र नहीं करना चाहते। मेरी बात है समझें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मज़ियार ओगरा का भी सिंध हाई कोर्ट है, वो भी आप बता दें। मैं देखिए ना, ओगरा साहब का भी केस जो है ना आपने देखा है। नहीं करता, लेकिन
करोड़ रुपए आप भेजे थे ना पीआईए कंटेम्प्ट हुआ था ना पीआईए ने दिया है। और जब ताज़ीन जमाल जो आप हाई One कोर्ट by की आप one, बात one कर by रहे हैं ना, आरफीन साहब मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे थे कि ये विक्टिम फैमिली के साथ कोऑपरेट करते हैं। ताज़ीन जमाल हैं जो कि आपके ज़ारा आबिद की मदर हैं, शी इज़ इन अ वेरी बैड फाइनेंशियल सिचुएशन। हम लोग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सक्सेशन कोर्ट के थ्रू जो है नाज़र के पास पैसे मंगवा रहे थे, क्योंकि ये लोग आरडीए कोर्ट में नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे कोर्ट में? बिकॉज इट इज़ एन लीगल डॉक्यूमेंट। ये अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर मज़ियार ओगरा को 1 करोड़ रुपए ये लोग दिए हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट के नोटिस इनको जा रहे थे, उनके पास पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, एक प्रेसिडेंट बन चुका है। ये एक दूसरा ताज़ीन जमाल का केस है जो कि बेचारी कह रही थी, सक्सेशन का कोर्ट कह रहा था कि इनको के नाज़र कास जमा करवाएं। ये लोगों ने इन चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। क्यों चैलेंज किया? दे देते उनको पैसे। जब हम लोग 50 लाख कह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, जब 50 लाख कह रहे हैं हमें दे दें, वी आर नॉट साइनिंग द आरडीए, तो आप लोग मसला क्या है? दैट इज एज पर लॉ ना, कैरी बाय एयर। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा आरिफ ऑलरेडी साहब, मैं ऑन आपकी तरफ रिकॉर्ड है कि आता हूं। पायलट का एरर था। आरिफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम अलमास साहिबा, सिंध हाई कोर्ट के जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हफीज़ का, क्या अम्र माने हैं, क्यों नहीं आप डॉक्यूमेंट को साइन करके और पैसे ले लेती? सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तकमील क्यों नहीं हुई? ये तो अभी अपील में गए, उसका फैसला थोड़ी आया है। वो तो एक ऑर्डर पास हुआ है कि जज ने ये कहा उसका क्लियर कट नहीं, उसका क्लियर कट, देखिए मैम इस तरह ना कहें, उसका क्लियर कट फैसला आके केस डिस्पोज ऑफ हो गया, उस पर क्लियर कट फैसला है। उस फैसले की कॉपी आप उस दिन मेरे से एक और प्रोग्राम के ऊपर हासिल भी कर चुके हैं, जिस केस का रेफरेंस अभी आरिफ फारूकी साहब दे रहे हैं, उसी के अगेंस्ट ये जो है दूसरा केस फाइल हुआ था और उसी के रेफरेंस पे बात हुई थी। आरडीए का डॉक्यूमेंट में उस केस के डिसीजन का आखिरी पेज आप पढ़ें, उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि पेज 35 पे आरडीए डॉक्यूमेंट पड़ा है जिसको कोर्ट ने अच्छी तरीके से रिव्यू किया, ठीक है, और ये एग्रीमेंट है बिटवीन पीआईए एंड विक्टिम्स फैमिली। देखिए इस तरीके से प्लीज़ काइंडली बराए मेहरबानी ना करें। द ओनली थिंग इज कि आरडीए भी कोर्ट के अंदर जमा है, आरडीए को कोर्ट ने रिव्यू भी किया, उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। अब तो चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। मैं तो उसके बावजूद आपको कह रहा हूं कि आ गया, आप बता दें कौन सा डिसीजन आ गया और क्या आया है। मैम वो आप बताएं ना, प्लीज बताएं। नहीं आपके पास भी तो है ना, आपके पास भी तो है, आप प्लीज बताएं। आप नेशनल टीवी के ऊपर आप बताएं। नहीं आप भी नेशनल टीवी पे है ना, तो आप बता दें। आप बता दें, आप नेशनल टीवी पे हैं, आप ज्यादा क्वालिफाइड हैं, हम तो आम लोग हैं। आप कहते हैं बताएं क्या है जजमेंट के अंदर, बताएं। तर्जुमान आप हैं, मैडम मैं आपको केस पढ़ के मैं पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि ये चीज नहीं पढ़ के नहीं, आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें हमें कुछ नहीं पता, आप एक्सप्लेन कर दें हमें। नहीं एक्सप्लेन नहीं, मैं आपका 1 मिनट लूंगा, एक पैराग्राफ में पूरा पढ़ के बताता हूं। ये नहीं पढ़ के नहीं सुना है, आप लोग आम सिटीजन हैं, आप बता दें वो लिखा हुआ क्या है उसके अंदर। जी तर्जुमान साहब, अब्दुल्ला साहब काइंडली उसको इख्तिसार के साथ अपने अल्फाज में बताइए। सर मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकता, अपील नंबर इख्तिसार के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग बता दें। आरिफ साहब थोड़ा सा तवक्कुफ काइंडली। ठीक है, उस केस के अंदर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोर्ट ने ये बोला है कि आप आरडीए डॉक्यूमेंट कोर्ट ने रिव्यू किया है, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन पीआईए एंड द फैमिली मेंबर्स, इसको जो है वो साइन करके पैसे अपने ले लें। और जो आपने कोर्ट के, जब आपने बोला था कि जी कोर्ट के अंदर पैसे सबमिट हुए थे, ये कोर्ट के पैसे भी उसने नाजिर को बोला है कि जब ये एग्रीमेंट आएगा तो नाजिर उस कोर्ट को वो क्लियर कर दे। और साथ उसके बाद ये काम कह रहा है कि इस एग्रीमेंट के वजह से अगर आप कोई लीगल चारा जोई करना या लीगल कोर्स ऑफ एक्शन आप लेना चाहते हैं, आपका हक ख़त्म नहीं होता। आरडीए साइन करने के बावजूद आपका पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक प्रोग्राम को वाइंड अप करने की मुझे कॉल दे दी गई है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने की मुझे, मैम अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तमाम तर चांदमारी को आपने खंदा पेशानी से सहा। किस हद तक लोग आपसे मुतमईन हुए मुझे नहीं मालूम, ये व्यूवर्स ने खुद फैसला करना है। आरिफ इकबाल फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा अलमास बानो साहिबा मैडम, आपके अराइवल का बेहद शुक्रिया। नाजरीन प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दूँ, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो मौजूद है मामलात को संभालने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अर्ज़ खुदादात पर भी कोई क़ुव्वत, कोई ताकत, कोई शख्सियत ऐसी है जो PK 8303 के मुतासरीन को उनकी दादरसी कर सके और इस हवाले से कम लोगों का दिल जीत सके। इस सवाल का जवाब मिलने तक मेरा ख्याल है हमें वाइंड अप करना होगा। नाजरीन फी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।